हाय बच्चों, आप सब कैसे हैं? आप सबका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं और कुछ डेफिनेशन भी है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, स्टैटिस्टिक्स के बारे में इसमें डेफिनेशन बताया गया है। स्टैटिस्टिक्स है क्या? अब स्टैटिस्टिक्स में डाटा का यूटिलाइज होता है। डाटा मतलब क्या हुआ कि जो कोई भी नंबर, वर्ड्स या फिर किसी मेजरमेंट या ऑब्जर्वेशन का जो कलेक्शन होता है उसको डाटा बोलते हैं। अब ये जो डाटा है इसको दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो हो गया क्वालिटी, क्वालिटेटिव लिखा हुआ है यहाँ पे, और एक है क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में क्या होता है? डिस्क्रिप्शन, किसी भी मैटर के बारे में डिस्क्रिप्शन रहेगा। जैसे क्या लिखा हुआ यहाँ पे, शी कैन रन फास्ट। तो क्या है बताया जा रहा है कि रनिंग है उनका फास्ट, डिस्क्रिप्शन है। इन द सेम वे ही इज थिन, वह पतला है। तो ये डिस्क्रिप्शन है। तो एक डाटा जो है वो डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब किया हुआ रहेगा। और दूसरा जो डाटा है वो क्वांटिटी मींस न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन बताया जाएगा। अब न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन क्या है कि जैसे यहाँ पे क्या हुआ है कि एन ऑक्टोपस इज एन 8-legged क्रिएचर। तो जो ऑक्टोपस है वो 8 पैर वाले प्राणी है। 8 पैर तो 8 आ गया ना। तो ये जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो वी हैव 2 हैंड्स। तो ये 2 हाथ जो है वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो क्वांटिटी डाटा होता है, क्वांटिटेटिव, ये 2 तरह का होता है। एक डिस्क्रिप्टिव हो गया, डिस्क्रीट, जिसमें वैल्यूज जो है वो फिक्स्ड रहता है, पार्टिकुलर रहता है। और एक ऐसा है कंटिन्यूअस, जिसमें वैल्यू फिक्स तो नहीं रहेगा लेकिन इसका एक रेंज जो है वो रहेगा। दोनों में क्या, जो डिस्क्रीट है पार्टिकुलर वैल्यू होगा, कंटिन्यूअस में पार्टिकुलर वैल्यू नहीं रहेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कोई भी जो डाटा दिया हुआ है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कौन कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? तो जो मेथड है एक बार ग्राफ है, ठीक है। दूसरा पाई चार्ट है। पाई चार्ट की हेल्प से भी लाइन ग्राफ है, पिक्टोग्राफ है और हिस्टोग्राफ है। तो ये कुछ रिप्रेजेंट करने का तरीका है ग्राफ, ग्राफिकली ऐसे इसको लोग दिखा सकते हैं। बार ग्राफ क्या है कि ये तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप डाटा विथ रेक्टेंगुलर बार्स। ये देखिए, ये सब जो बार है ना वो रेक्टेंगुलर है, प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज एट दे रिप्रेजेंट। और ये जो है वो वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली हो सकता है। इस ग्राफ में जो दिखाया गया है वो वर्टिकली है, इस ग्राफ को हॉरिजॉन्टली भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये तो हम रफली आपको बता रहे हैं कि ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, इसको हम बार ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। दोनों को, दो ग्राफ, दो रेक्टेंगल के बीच में गैप होना चाहिए, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और ये हो गया वर्टिकल। तो वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है बार ग्राफ को। आगे है पाई चार्ट। पाई चार्ट में क्या होता है कि पूरे जो डाटा दिया हुआ होता है उसे हम लोग एक सर्कल के अंदर में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सर्कल्स में जो पूरा का पूरा एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो इस सेंटर से अलग अलग एंगल हम लोग मेजर कर लेते हैं। वो डिपेंडिंग है कि किस तरह के डाटा दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग सेंट्रल एंगल निकाल लेते हैं और फिर इसको एक सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेंट्रल एंगल ये जो है वो सब सेंट्रल एंगल है जो निकालना पड़ जाता है, ठीक है। ये था पाई चार्ट जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सर्कुलर फॉर्म पे। आगे लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ तो देखिए नाम से पता चल रहा है कि लाइन ग्राफ है, इस पूरे ग्राफ को हमें ज्वाइन करना है और आपको एक मिलेगा लाइन के अकॉर्डिंग ग्राफ। ये हो गया लाइन ग्राफ। आगे पिक्टोग्राफ। जी हाँ, पिक्टोग्राफ को बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पिक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि 1 2 3, ये पूरा का पूरा 3 से है, 1 2
4, यहाँ पे 4 बनानास है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 चेरीज है। तो पिक्चर की हेल्प से हम लोग बताते हैं पिक्टोग्राफ में। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राफ में क्या होता है कि जो बार ग्राफ से थोड़ा सा हटके है। बार ग्राफ में क्या था कि आप देखे होंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ये बार ग्राफ में ये गैपिंग होता है, ठीक है, लेकिन आपको हिस्टोग्राफ में कोई गैपिंग नहीं मिलेगा, कोई गैपिंग हिस्टोग्राफ में नहीं मिलेगा, वो हमेशा कटा हुआ रहता है। अब सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने का तरीका क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी, तो इन मैथमेटिक्स to describe the central tendency of the grouped and ungrouped data, और ये 3 मेथड है, एक मीन है, मीडियन है और एक मोड है। ग्रुप डाटा, एक अनग्रुप डाटा, जैसे कि देखिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप डाटा, क्लियर? और 2 3 7 5 कुछ इस तरह का नंबर रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं अनग्रुप्ड। अब फ्रीक्वेंसी तो है कि फ्रीक्वेंसी कौन सा नंबर कितने बार आया हुआ है, वो हो गया उसका फ्रीक्वेंसी। मीन फॉर ग्रुप डाटा एंड मीन फॉर, एक मीन फॉर अनग्रुप डाटा है और एक मीन फॉर ग्रुप डाटा है। मीन अनग्रुप डाटा के लिए भी और मीन ग्रुप डाटा के लिए भी। तो अनग्रुप डाटा का मीन देख लीजिए, होता क्या है कि मीन को हम लोग x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मीन हो गया। इसमें करते हैं क्या कि टोटल जो वैल्यूज है, जैसे कि x1 प्लस x2 प्लस x3, मान लीजिए कि xn तक है, अलग अलग वैल्यूज, तो कितने वैल्यूज है? n है, इसको हम लोग n से डिवाइड करते हैं। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है सिग्मा, ये समेशन के लिए यूज होता है, i इज इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ पर लिखते हैं xi बाई n। तो ये जो है एक फॉर्मूला है मीन निकालने का अनग्रुप्ड डाटा के लिए, जिसका फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है, जिसका फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है। आगे यदि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग के पास जो मेथड होगा एक डायरेक्ट मेथड है, सीधे सीधे फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है f x fi xi, ये सिग्मा लगा हुआ है प्लस के लिए, एडिशन के लिए, डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। इसे आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा fi into xi बाय सिग्मा fi। इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट मेथड। अब है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मतलब क्या है कि निकालने से पहले ही हम लोग मीन जो है वो एज्यूम कर लेंगे कि हाँ भाई चलिए मीन है, और उसके बाद हम उसको निकालेंगे। तो यहां पर जो दिया हुआ है ए क्या है? ए है एज्यूम्ड मीन। ए इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन। DI लिखिए, DI होता है xi माइनस ए, और जनरली ए जो हम लोग सपोज करते हैं ए होता है जो बीच वाला होता है। बीच वाला समझिए, मान लीजिए 5 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, x1 x2 x3 x4 x5, तो कोशिश करेंगे इस x3 को ले लेंगे। लेकिन अब आपके मन में ये भी प्रश्न हो सकता है कि यदि ये तो और तो निकल गया ना, x1 x2 x3 x4, इसमें किसको सपोज करेंगे? आप इस दोनों में से किसी को भी सपोज कर सकते हैं। वैसे रैंडम में तो किसी को भी आप सपोज कर सकते हैं,
बट जनरली हम लोग बीच वाले को ही सपोज करते हैं, उसके आमने सामने भी हो सकता है। तो ये था एज्यूम मीन मेथड। अब देखिए स्टेप डेविएशन मेथड है। अब ये सब मेथड का यूटिलाइज क्या होता है कि थोड़ा कैलकुलेशन से बचने के लिए, नहीं तो सबसे सिंपल मेथड है डायरेक्ट मेथड, उसमें थोड़ा सा क्या है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड से ज़्यादा करना पड़ता है और ये इस पे कॉलम्स ज़्यादा बनेंगे लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा। चलिए एक है आपको बता देते हैं एज्यूम मीन, ठीक। एच, अभी तो एच क्या है, एच जो है वो विड्थ ऑफ क्लास या एक कॉमन वैल्यू जिससे आप डिवाइड किए। यूआई इसमें क्या हो जाता है, ui xi माइनस ए बाई एच, एक ऐसा वैल्यू जो सभी xi को डिवाइड कर देता है, उससे हम लोग उसको डिवाइड कर लेते हैं। एफ तो फ्रीक्वेंसी होगी। ये है स्टेप डेविएशन मेथड जिससे हम लोग मीन को निकाल, यदि मीन निकालने के समय कोई फॉर्मूला दिया हुआ है, मीन्स रिस्ट्रिक्शन है कि ये मेथड यूज करना है, तो दूसरी मेथड यूज करेंगे। अदरवाइज बहुत ही सिंपल है, आप डायरेक्ट मेथड का ही यूज कीजिए, ठीक है। मीडियन क्या है, मीन के बारे में लोग जानते हैं। अब मीडियन क्या होता है कि जो भी आपके पास डाटा गिवन रहता है उसे या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। इसके बाद जो बीच का वैल्यू होता है उसे हम लोग लिखते हैं। अब देखिए ये 2 3 4 एग्जांपल है, तो आप ध्यान से देखिए 2 3 4 क्या ये एक फिक्स्ड ऑर्डर में है? हाँ है, असेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसका मीडियन जो होगा वो बीच वाला है, बीच वाला वैल्यू। अब यही नंबर यदि कुछ ऐसे रहता 4 2 3 तो क्या ये होगा? नहीं, पहले आपको या तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लीजिए या तो फिर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए और फिर जो बीच वाला वैल्यू होगा वो इसका होगा मीडियन। तो मीडियन में भी दो तरह का केसेस है कि ये एक अनग्रुप डाटा भी हो सकता है और एक ग्रुप डाटा भी हो सकता है। तो ग्राफ में समझिए कि मान लीजिए कि इस तरह का जो ग्राफ है उसको पहले अरेंज कर लिए हैं असेंडिंग ऑर्डर में, देख रहे हैं ध्यान से ग्राफ का जो साइज है वो धीरे 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 बढ़ा है। तो हमें जब मीडियन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम बीच वाले को ही लेंगे। किसको लेंगे हम लोग? बीच वाले को लेंगे। तो ये है मीडियन। यदि अनग्रुप डाटा के लिए ग्रुपिंग नहीं किया हुआ है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर का मतलब कि ऑब्जर्वेशन जो ऑड है, जैसे एन के लिए सपोज कर लेते हैं कि 2 3 5 7, ठीक है 9, इसको देखिए 5 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ, ये पांचों जो है वो 5 5 में क्या ऑड हो गया, तो जब हमें इसका निकालना पड़ेगा क्या मीडियन क्या होगा, तो हम करेंगे क्या 5 + 1/2, इसका मतलब 6/2 थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म कौन है 5, तो ये हो गया इसका मीडियन। यदि इस फॉर्म पे दिया हुआ है तो अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो नंबर है वो ऑड नहीं होके इवन हो जाए। ठीक, छोटा एग्जांपल लेते हैं 2 3 4 5, ठीक है। अब ये 4 है, ये 4 क्या है इवन है। तो इस तरह के केस के लिए हम लोग जब मीडियन निकालेंगे तो पहले 4/12 ऑब्जर्वेशन क्या होगा, फिर 4/2 + 1 नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगा, और जितना भी होगा उसको दो से डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब 2x मतलब सेकंड ऑब्जर्वेशन कितना है 3, इसको ऐड करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे 3 आएगा थर्ड, ये कितना है 4, और इसका जब निकालेंगे आएगा 7/2, इसका मतलब है कि ये होगा 3.5। तो मीडियन जब इस तरह का होगा ऑड तो नहीं, ये तो इवन है, इवन नंबर वाले का जो मीडियन है
वो हम लोग इस प्रोसेस से निकालेंगे। अब ये तो अनग्रुप था, अब मेरे पास ग्रुप भी आ सकता है, आएगा भी। तो ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला कैसा हम लोग यूज करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस ये सी रखिए या फिर सी एफ रखिए, सी एफ मतलब होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई एफ इंटू एच। अब सबके बारे में तो जानना जरूरी है कि कौन क्या है। तो सबसे पहले बताते हैं कि एल जो है वो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है, लेकिन आप मीडियन क्लास को निकालेंगे कैसे, पहला क्वेश्चन ये होता है मीडियन क्लास आप कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये जो n बाई 2 है ना, इस n बाई 2 के वैल्यू को आपको चेक करना है कि n बाई 2 का जो वैल्यू है वो कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, और जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा उसी के क्लास को हम लोग लेते हैं। फिर से मीडियन क्लास निकालने के लिए टोटल फ्रीक्वेंसी जो होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, जितना रिजल्ट आएगा उसको हम लोग CF में चेक करेंगे। जिस CF में आएगा मतलब जिस CF के वैल्यू के रेंज पे आएगा उसी क्लास को लेंगे और वो क्लास होगा मीडियन क्लास। एल क्या है, मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट है वो एल है। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मींस टोटल फ्रीक्वेंसी कितना हुआ वो। सी मींस CF by cumulative frequency of the preceding class। preceding class means preceding median class, मीडियन क्लास से पहले वाला जो क्लास होगा उसका फ्रीक्वेंसी। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास नहीं, यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कि मीडियन जो क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। और एच जो है वो क्लास साइज है, मींस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का जो अपर लिमिट है माइनस लोअर लिमिट है उसको करेंगे तो हम लोग को मिलेगा। तो ये है क्या, मीडियन का फॉर्मूला जब वो ग्रुप फॉर्म में रहेगा तो का केस है। अब ये तो मीडियन का केस था, अब हम लोग आते हैं मॉड के बारे में कि मॉड एक्चुअली में है क्या। ये वैल्यू है जिसमें कोई पार्टिकुलर वैल्यू हो सकता है कि कुछ बार रिपीटेशन किया गया। तो कोई नंबर जितना सबसे कोई भी नंबर यदि बहुत बार आया है तो जो सबसे ज्यादा बार आया है उसी को हम लोग बोलते हैं मॉड। चलिए या फिर इसको मॉडल वैल्यू, देखिए एक चीज आपको बताते हैं, मॉड बोला जाए या मॉडल वैल्यू बोला जाए एक ही है। चलिए अब सपोज कर लीजिए कि 2 3 4 3 2 2 7 5 अब एक डाटा दिया है, ठीक है, और फिर पूछा गया कि बताइए इसका मॉड क्या होगा। अब देखिए मॉड क्या होगा तो हम देखेंगे कि कोई नंबर जो है वो सबसे ज्यादा यदि जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार आया है वही होगा मॉड। अब देखिए कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया होगा, तो ये जो 2 है ना वो 3 बार आया होगा, इसलिए इसका जो मॉड हो जाएगा 2। कोई नंबर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आया होगा दैट इज कॉल्ड मॉड ऑफ द गिवन डाटा। मॉड फॉर्मूला इन स्टैटिस्टिक्स जब अनग्रुप डाटा के लिए, तो अभी आपको बताया कि जो सबसे बार ज्यादा बार आया हुआ होगा। अब मॉड का फॉर्मूला यदि वो ग्रुप डाटा में है तो क्या फॉर्मूला है, L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब सब कुछ है क्या, इसमें भी क्या करते हैं हम लोग मॉडल क्लास निकालते हैं, मॉडल क्लास निकालना पड़ेगा। अब ये मॉडल क्लास निकलेगा कैसे, सबसे पहले पता करना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लास
विच हैज हाईएस्ट लगाते हैं यहाँ पे, हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। कोई क्लास जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, वैल्यू है, वही क्लास जो है वो मॉडल क्लास होगा। द फर्स्ट वन इज, अब एल क्या है, जो मॉडल क्लास है ना उसका लोअर लिमिट हो जाएगा। एच क्या है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, दैट मींस जो मॉडल क्लास है उस मॉडल क्लास का साइज क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। F1 एक चीज आपको बताते हैं, 1 से पहले 0, 1 से पहले 0 और इसके बाद 2। तो यदि 1 है अपनी जगह पे तो इसको हम लोग बोलते हैं बिफोर और ये हो गया आफ्टर, ठीक है। अब ये F1 क्या है, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी। अब F0 क्या है, प्रीसीडिंग का मतलब हो गया कि बिफोर, F0 बिफोर हो गया, और F2 क्या हो, सक्सीडिंग मींस आफ्टर। मॉडल क्लास के बाद वाला जो क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी F2 और मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको बोलते हैं प्रीसीडिंग मींस बिफोर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है ग्रुप्ड डाटा के लिए, क्या निकालना है, मॉड निकालना है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है मीन, मीडियन एंड मॉड के साथ, तीनों में रिलेशन। तो देखिए इसको लिखने का तरीका आप ऐसे कर लीजिए कि सबसे पहले आप मॉड से शुरू कीजिए, मॉड हो गया, इसके बाद मीन को बीच में रखिए, ठीक है, और इसके बाद आप मीडियन को बाद में लिखिए, ठीक। अब इसको नंबर दे दीजिए, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है और ये तीसरा नंबर, ठीक है। अब देखिए होगा क्या कि यदि हम 1 और 2 को ऐड करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा। तो हम यहाँ पे प्लस लगा दिए, मॉड इंटू 2 मीन इज इक्वल टू 3 मिलियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड इज इक्वल टू 3 मिलियन माइनस 2 मीन। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है क्योंकि कभी-कभी सीधे सीधे पूछा जाता है इसमें से कि तीनों में रिलेशन क्या है। तो ये जो हम लोग देखे अभी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, इसमें से कुछ फॉर्मूला के बारे में बात किए, तो ये हो सकता है कि आपको बहुत काम देने वाला चीज है जो आपको समझ में आ गया।